प्रिय विद्यार्थियों, बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का अवसर मिला है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस दौरान कोरोना की दूसरी और अधिक भयावह लहर के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त सा हो गया था। अभी स्थितियां कुछ सामान्य होने लगी हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सब लोग अपने घर पर स्वस्थ रहे होंगे और आगे भी स्वस्थ रहेंगे। कोरोना के इस संक्रमण के दौर में आप सबकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने अपने एक पहले वीडियो में भी ये बात कही थी कि आप ही वो लोग हैं जो स्प्रेडर का भी काम करते हैं और सेवियर का भी काम करते हैं, बचाते भी हैं। और अनजाने में, क्योंकि आपके सिम्टम्स आपके साफ नज़र नहीं आते, इसलिए आपको ये लगता है कि हम सही हैं और आप घूमते रहते हैं, लोगों से संपर्क करते रहते हैं और अनजाने में ही संक्रमण को दूसरों को बांटते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे इस व्याख्यान को शुरू करने से पहले ये अपील करना चाहूँगा कि आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई लक्षण नज़र आए, आपके गले में खराश हो, बुखार हो, खांसी हो, कोई जुकाम हो, नाक बह रहा हो, इस तरह के कोई फ्लू जैसे लक्षण आपको नज़र आएँ, आप तुरंत घर में आइसोलेट हो जाएं और आवश्यक दवाएं जो निर्धारित की हुई हैं वो लें। बाहर उसके लिए न घूमें और अपने साथियों को भी कह दें कि अनावश्यक अब मुझसे मिलने की कोशिश न करें। यह जल्दी ही ठीक हो जाता है। जितना इसका डर बनाया हुआ है, अगर हम समय पर इसको पहचान लें और दवा ले लें तो यह ठीक हो सकता है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि भीड़ भाड़ में जाने से पहले हमें अपने आप को तोलना होगा कि हम कितने ठीक हैं। किसी से बात करनी भी हो तो पूरे मास्क के साथ और डिस्टेंसिंग के साथ। पहले जो 2 गज की जो दूरी थी, अब उसको थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि एरोसोल्स में भी, एरोसोल के माध्यम से भी कोरोना संक्रमण के फैलने की कई प्रमाण मिले हैं। तो ये बात आपको बड़ी ध्यान रखनी है। हाथ आप लगातार साफ़ करते रहिए, मुंह को भी आप साफ़ कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे नाक, आँख और जो मुंह है, इनके माध्यम से खुले में भी एरोसोल के माध्यम चले जाते हैं। तो हाथ और मुंह दोनों आप बार बार साफ़ कीजिए जब भी आपको मौका मिले। घर में रहें, लेकिन मास्क सबसे अनिवार्य है। बिना मास्क के अगर आप बाहर जाएंगे, घर में रहेंगे और आपको एसिम्प्टोमेटिक कोरोना संक्रमण है, तो समझ लीजिए आप दूसरों को दे रहे हैं। तो ये सावधानी आपको करनी है। और सेवियर के नाते आप लोग जो सेवा करते आए हैं, पीड़ितों की जो सेवा करते आए हैं, अस्पताल पहुंचाने में, दवाइयां वितरण करने में, भोजन पैकेट्स वितरण करने में या अन्य कोई और सहायता करने में, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैंने ये महसूस किया क्योंकि पिछले दिनों में भी इस महामारी से पीड़ित हो गया था और इसीलिए कई दिनों बाद आपसे मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। तो उस दौरान मैंने अनुभव किया कि इसमें कितनी ज़रूरत होती है एक दूसरे की हेल्प की। अगर आप किसी पीड़ित की सहायता नहीं कर पा रहे हैं तो फिर डिप्रेशन में चला जाता है, उसको आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उसकी कंडीशन का सही पता नहीं चलता है। यदि कोई अटेंडेंट घर का आदमी हो या कोई मित्र हो, वो अगर उसका बराबर ध्यान रखे तो हम उसकी कंडीशंस को और उसके स्वास्थ्य की उचित देखभाल कर सकते हैं, उसके खान पान की उचित व्यवस्था कर सकते हैं और ये हम पूरी सावधानी के साथ कर सकते हैं। मैंने देखा कि मेरे मित्र जो हैं और मेरे परिजन, उन्होंने अस्पताल में भी जाकर हमें भोजन और अन्य दवाइयाँ आदि पहुँचाई और वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उन्होंने पूरी सावधानी बरती। और अन्य जो रोगी वहाँ भर्ती थे सामान्य अस्पताल में, उन लोगों के परिजन भी बराबर आते रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सावधानी बरतते हुए आप अपने जो भी परिजन आपका पीड़ित है, इस रोग से पीड़ित होता है, उसकी यदि आप पूरी देखभाल करेंगे, समय पर उसका ध्यान रखेंगे, उसके ऑक्सीजन लेवल का, उसके और अन्य कंडीशंस का, कब अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है, कब नहीं, और कब दवाइयों की ज़रूरत है, कब उसके खान पान का क्या शेड्यूल बनाना है, किस तरह उसको खाना देना है, किस तरह उसको अलग रखना है, ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत बड़े सेवियर, बचाव जैसे कहते हैं ना कि बचाने वाले बन जाएंगे। भगवान के डॉक्टरों की तरह आप भी भगवान के रूप बन जाएंगे। तो ये दोनों रूप आपके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपका सेवियर रूप बड़ा अच्छा होना चाहिए। अब जहाँ भी आप रहते हैं अपनी लोकेलिटी में, वहाँ आज मैं जिस उद्देश्य से यह वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, वो BA पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए है। वैसे ही है जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम देंगे और जिनके पास हिंदी विषय है IAS वाले एग्ज़ाम में, उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। अगर वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी इस टॉपिक से लाभ मिलेगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है
वो है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। आप सब जानते हैं कि भारत की जो दो मुख्य भाषाएं हैं, संस्कृत और हिंदी, उनकी लिपि का नाम है देवनागरी। ऐसा नहीं है कि केवल इन दो भाषाओं की लिपि है, इसके लिपि चिन्हों की समानता नेपाली, कोंकणी, मराठी और गुजराती भाषाओं की लिपियों से भी है। और कई बार तो ऐसा ही लगता है कि देवनागरी लिपि ही इनकी भी लिपि है, लेकिन कुछ लिपि चिन्हों में कुछ अंतर तो है, इसलिए हम लिपि चिन्हों की समानता ही कह सकते हैं। एग्जैक्ट हम देवनागरी लिपि उसको कहने में थोड़ा परहेज करेंगे। तो देवनागरी लिपि की विशेषताओं में हम सबसे पहले जो एक बात जानते हैं कि संसार की जितनी भाषाएं हैं उन लिपियों में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि देवनागरी को माना जाता है। प्रश्न ये उठता है कि वैज्ञानिक मानने के पीछे हमारा क्या आधार है। वैज्ञानिक, किसी भी लिपि के वैज्ञानिक होने का जो मतलब है वो है कि वह लिपि, उस लिपि में स्पष्टता होती है। स्पष्टता का अर्थ ये है कि उसमें किसी तरह के भ्रम की, कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि लिपि चिन्ह सब अलग अलग होंगे, किसी एक ध्वनि के लिए दो दो लिपि चिन्ह नहीं होंगे, या एक से अधिक लिपि चिन्हों के लिए एक ध्वनि नहीं होगी, एक जैसी ध्वनि नहीं होगी, एक उच्चारण नहीं होगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उसकी जो वर्णमाला है उसकी एक व्यवस्थित परंपरा है। उसको हम सुपरिभाषित कर सकते हैं कि पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इस क्रम से हम उस वर्णमाला को हम रख सकते हैं। तो देवनागरी लिपि में ये भी पाया जाता है। वैज्ञानिक होने का एक और प्रमाण ये है कि आप उसको सुपरिभाषित कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में कभी भी आप उसमें कन्फ्यूजन नहीं पाएंगे, बता सकेंगे कि हाँ ऐसा ये है, ये उच्चारण इसका इस तरह से, ये उच्चारण अगर आया तो ये लिपि चिन्ह होगा, ये लिपि चिन्ह है तो इसका उच्चारण ये होगा। कहीं भी किसी भी शब्द में वो प्रयोग हो, कहीं कोई, जैसे अंग्रेजी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे शब्द साइलेंट रह जाते हैं, आपने वो खूब सुने होंगे। जैसे साइकोलॉजी में आपने देखा कि पी बिल्कुल साइलेंट है, नाइफ में आपने देखा कि के बिल्कुल साइलेंट है। तो ऐसा देवनागरी लिपि में नहीं है, इस तरह का कोई भ्रम इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको वैज्ञानिक मानते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे संयुक्त व्यंजनों की एक परंपरा इसमें है। संयुक्त व्यंजनों के बनाने, जो निर्माण है, उसकी एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, बड़ी स्पष्ट व्यवस्था है। हम एक बार जान लें तो हम किसी भी तरह का संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं। एक और इसमें खास बात है वैज्ञानिक होने की, मात्रा और भाषाओं की लिपियों में आपने देखा होगा कि स्वर साथ साथ लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ स्वर नहीं लिखे जाएंगे व्यंजन के साथ, यहाँ उनकी मात्राएं चलेंगी। और मात्रा का मतलब होता है समय, कि कितना समय, उसी हिसाब से मात्राएं हैं। तो हम कई बार कहते हैं ना छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, तो उसका मतलब है कम समय लगेगा छोटी मात्रा में, अधिक समय लगेगा बड़ी मात्रा में। तो ये एक व्यवस्था, तो ये सारी चीज़ें मिलकर देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक बनाती हैं और यही इसकी विशेषताएं हैं। तो हम एक एक करके उनका परिचय प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं जिस बात का जिक्र करूँगा देवनागरी लिपि की, जो खास बात है वो ये है कि देवनागरी लिपि की प्रत्येक ध्वनि के लिए, जितनी भी ध्वनियाँ हैं, देखिए ध्वनियाँ हम कहाँ से लाते हैं, हमने पूरा सर्वेक्षण करके, हमारे जो भाषाविद थे किसी समय में, और वो एक समय में नहीं हुआ होगा, अलग अलग समयों में, जब जैसे जैसे लिपि का विकास होता गया, भाषाओं का विकास होता गया, तो उन भाषाओं की, यानी कि खासकर संस्कृत और हिंदी, इन भाषाओं की ध्वनियों का अनुमान लगाया गया कि किन किन ध्वनियों का बोलने में प्रयोग होता है, तो उनको हम ध्वनियाँ बोलते हैं। तो देवनागरी लिपि में जितनी भी ध्वनियाँ हैं उन सब के लिए जो एक खास जो विशेषता है उसकी है, उन सब के लिए पृथक पृथक चिन्ह हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ध्वनि और एक चिन्ह, 1-to-1 रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि एक ध्वनि के लिए दो दो चिन्ह हों, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यही इसकी वैज्ञानिकता का प्रमाण भी है और इसकी विशेषता भी है। आप देख लीजिए, कोई भी जो ध्वनि है उसके लिए मिलता जुलता भी कोई वो नहीं मिलेगा आपको, सब अलग अलग चिन्ह हैं। तो ये एक बड़ी बात है। इससे क्या होता है कि किसी तरह का भ्रम नहीं रहता, जैसे बोला गया ठीक हमारे सामने या हमारे ध्यान में वो लिपि चिन्ह आएगा अलग से, और वो हम लिख देंगे। और मज़े की बात यह है कि वो लिपि चिन्ह फिर किसी दूसरी ध्वनि के लिए प्रयोग नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ी हमारी विशेषता है, पहली। और दूसरी, देखिए आप इसको भी, इससे आप जब देखेंगे, अच्छा जैसे पहले हम विशेषता की बात कर रहे थे, आप अंग्रेजी की जो लिपि है उसमें आप देखिए,
आप सी से कै बनाते हैं, सी से से बनाते हैं, के से भी कै बनाते हैं, आप ए से ए बनाते हैं, आ बनाते हैं, ई से भी ए बन जाता है, ई से ए बन जाता है, आई से ई बन जाता है, ई से भी ई बन जाता है। ऐसे कितने आप उदाहरण देख सकते हैं। रे से आर से रे बन जाता है और हमारे अड़े भी बन जाता है। ओ से ए भी बन जाता है और ओ भी बन जाता है। एफ से फे बन जाता है, पीएच से भी फे बन जाता है। आपने ये सब चीजें अंग्रेजी की लिपि में देखी तो कितना मतलब एक भ्रम की गुंजाइश रहती है। यू का आप ऊ भी बना देते हो और ए भी बना देते हो। जैसे सी यू टी कट बोल देते हो, ए बन गया, और पी यू टी में आप पुट बोल देते हो, ऊ बन गया। ऐसा हिंदी में यानी कि संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, इसमें ऐसा नहीं है। उच्चारण एक और एक ही उसकी ध्वनि, तो कोई भ्रम नहीं है। जैसे उच्चारण किया उसके लिए एक ही ध्वनि सामने आएगी, अलग अलग नहीं कोई। तो ये इसकी बड़ी एक वो बात थी। अब हम दूसरी जो विशेषता है वो लेंगे कि देवनागरी लिपि की प्रत्येक ध्वनि का उच्चारण होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई ध्वनि इसमें साइलेंट नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि कोई ध्वनि बिना उच्चरित हुए रह जाए। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया की शायद अन्य भाषाओं में आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ, कई ध्वनियाँ बिना बोले रह जाती हैं, बिना उच्चरित, लेकिन इसमें प्रत्येक ध्वनि जो है उच्चरित होगी। आप देखिए, जैसे मैंने अंग्रेजी में भी उदाहरण दिया, आप नाइफ में के नहीं बोल पाए, साइकोलॉजी में पी का उच्चारण नहीं कर पाए, और टीचर जब शब्द बोलते हो तो आर का उच्चारण नहीं हो पाता। टीचर बोलते हो आप, टीचर, रे नहीं बोल पाते आप। ये तो हम हिंदी वाले जो है ना, ये थोड़ा सा उसको कर देते हैं, टीचर बोल देते हैं, जबकि वो जो अंग्रेजी जानकार जो लोग हैं वो टीचर नहीं बोलेंगे, चर नहीं बोलेंगे, वो टीचर, वो साइलेंट रह जाता है। ऐसे कितने ही शब्द हैं जो आप देखेंगे कि साइलेंट रह जाते हैं, लेकिन हिंदी में यानी कि देवनागरी लिपि में ऐसी कोई ध्वनि नहीं है जिसका उच्चारण नहीं होता हो। तो जब उच्चारण हो जाता है तो लिखने में कोई कठिनाई नहीं आती। तो ये एक इसकी दूसरी बड़ी विशेषता थी। अब आप देखिए तीसरी विशेषता, देवनागरी की जो वर्णमाला है यानी कि ध्वनियों का जो समूह है, उसकी एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। आप देखिए, अंग्रेजी की जो लिपि है उसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ए है, फिर बी है, सी डी ई। आप देखिए वॉवल्स जो हैं आपके अंग्रेजी के, ए शुरू में आ गया, फिर ई आ गया, फिर आई कहीं आ रहा है, ओ कहीं आ रहा है, यू कहीं आ रहा है। ऐसा कुछ, इसे कुछ पता ही नहीं चल रहा, हमें सिर्फ रटना पड़ता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कोई इसको हम वैज्ञानिक कैसे हम सुपरिभाषित करेंगे। लेकिन हिंदी में देखिए आप, स्वर पहले आएंगे, और स्वरों में आप देखिए हमारे अ आ ई उ सब, और स्वरों की परंपरा देखिए आप, पहले ह्रस्व स्वर है, फिर दीर्घ स्वर है। जैसे ए है ह्रस्व और आ है दीर्घ, इसी तरह ई और ई है, उ और ऊ है, फिर री है, और उसके बाद देखिए आप संयुक्त स्वर है, दो स्वरों से मिलकर जो ध्वनि बनी है, जैसे ए और ई से मिलकर ए बना है। आई ऐसे ही संयुक्त स्वर है, ऐसे ही ओ है और औ है। तो इस तरह से हमारे यहाँ ह्रस्व, दीर्घ और फिर संयुक्त व्यंजन। वृद्धि स्वर भी आप उनको बोल सकते हो, जैसे आई वृद्धि स्वर है और औ वृद्धि स्वर है। ए संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, और आई वृद्धि स्वर है। तो ये एक देखिए आप, पहले स्वर, और स्वर भी बड़ी व्यवस्था के साथ, और भी इसकी हम वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ उतना उचित नहीं रहेगा बताना। इसके बाद देखिए आप, व्यंजनों की व्यवस्था है। भाषा में जब शब्द हम बनाते हैं तो उसमें व्यंजन काम आते हैं, और व्यंजनों को आपस में जोड़ने के लिए, शब्द बनाने के लिए क्या काम आते हैं, स्वर काम आते हैं। जब अंग्रेजी की लिपि में आप चलेंगे तो स्वर साथ लिखा जाएगा। जैसे आप लिखेंगे कैमरा, तो कैमरा में आप सी के साथ ए लिखना पड़ेगा आपको, और मैं एम के साथ आपको ई लिखना पड़ेगा, और आ की ध्वनि के लिए आर के साथ आपको ए लिखना ही पड़ेगा, यानी कि स्वर को ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर आप कैमरा लिखेंगे देवनागरी लिपि में तो क्या करेंगे आप, कैमरा आई की मात्रा लगाएंगे, आप आई नहीं लिखेंगे, कै के बाद आई नहीं लिखेंगे, उसकी मात्रा लगाएंगे। ऐसे रे के साथ जब आ लगाएंगे, आ नहीं लिखेंगे, आप उसकी मात्रा लगाएंगे। तो हमारे यहाँ मात्राएं हैं। तो मात्रा का मतलब क्या होता है, मात्रा का मतलब होता है समय। ये शायद किसी अन्य भाषा की लिपि में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मात्रा का मतलब होता है समय, कितना समय किसी लिपि चिन्ह के उच्चारण में लगता है, वो मात्रा कहलाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ ह्रस्व यानी कि लघु,
कम समय लगने वाले को हम ह्रस्व बोलते हैं और ज़्यादा समय लगने वाले को हम दीर्घ बोलते हैं। तो अ हमारा लघु है और आ हमारा दीर्घ है, तो आ की एक मात्रा है। ऐसे ई की एक मात्रा है, लघु वाले की अलग मात्रा है, और जो बड़ी मात्रा है दीर्घ है उसकी अलग मात्रा है। ये आप जानते होंगे, नहीं तो मैं लिख के आपको बताऊं, शायद जानते होंगे ये तो आप, बड़ी मात्रा छोटी मात्रा। तो मात्राओं का तो स्वर प्रयोग नहीं होते यहाँ पर, स्वरों की मात्राएं, और इससे क्या है भाषा का सौंदर्य बढ़ता है, भाषा की वैज्ञानिकता बढ़ जाती है। ये सीखना पड़े, एक बार सीखने के बाद भूलता नहीं आदमी। एक बार तो अटपटा लगता है, लोगों को लगता है कि यार ये क्या ऊपर नीचे मात्राएं लगाए जा रहे हैं, ए की मात्रा लगा दी, कभी औ की मात्रा लगा दी, कभी आई की मात्रा लगा दी, कभी ऊ की फिर नीचे आ गए, बड़े ऊ की वैसे आ गई, और फिर रे में आप ऊ की मात्रा कहाँ लगाते हो, ऐसे छोटी की मात्रा इधर से लगेगी बाएं हाथ बाएं तरफ से, और बड़ी की मात्रा लगेगी दाईं तरफ से। तो ये सब चीज़ें एक बार तो अटपटी लगती हैं, लेकिन जब एक बार आ जाएंगी, क्योंकि साइंटिफिक है ये, मैं बार बार जिस बात पे जोर देना चाह रहा हूँ साइंटिफिक, एक बार जैसे आ जाएंगे आपको तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर बड़े इसमें आनंद आएंगे लिखने में। तो मात्राओं की इसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था है। कोई भी शब्द बनेगा उसमें स्वर की जगह क्या लगेंगे, उनकी मात्राएं, और मात्राएं निश्चित हैं, अलग अलग नहीं है वो। एक बार वो मात्राएं सीख लेंगे, आप सब जानते हैं उन मात्राओं को, तो आप देखेंगे इसका वो करके। इसके बाद जो है हमारी जो आती है अगली जो विशेषता आती है कि देवनागरी में संयुक्त व्यंजनों की व्यवस्था है। आप देखिए जो संयुक्त व्यंजन है, व्यंजन आप समझ गए होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि ये तो 5-5 का समूह है, इसलिए हम इनको वर्ग से बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे कुछ अलग तरह के व्यंजन हैं, जैसे य, र, ल, व और श, श, स, है, ये 8 अलग है। तो 25 वो और 8 ये, तो 33 ये व्यंजन है हमारे, और 11 हमारे स्वर हैं जो आप जानते हैं। इसके अलावा देखिए आप ये देखिए भाषा का, लिपि का सौंदर्य। इसके अलावा हमारे यहाँ संयुक्त व्यंजनों की परंपरा है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ, दुनिया की किसी अन्य भाषा में संयुक्त व्यंजनों की कोई परंपरा नहीं है। आप सब ज़्यादा प्रयोग आप अंग्रेजी की लिपि का करते हैं, आप देख लीजिए उसमें कोई संयुक्त व्यंजन है ही नहीं, जैसे जो बोला गया वैसे लिखा गया। स्वर की अगर उसमें ध्वनि है तो स्वर लगा दिया गया, जैसे वोल जो आप लगाते नहीं है तो नहीं लगाएंगे। संयुक्त व्यंजन कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन हमारे यहाँ संयुक्त व्यंजन है, आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन, उसको मिला के हम संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। और उसको लिखने की कई व्यंजनों के लिखने की तो चिन्ह भी अलग हैं। जैसे आपने देखे होंगे क्षत्रिय का क्षय, त्रय, त्रिशूल का त्रय, और ज्ञान का ज्ञ आपने देखा होगा। ये हमारे 3 बड़े विशेष हैं। इसी के साथ साथ श्री आप देखा होगा, श्रीमान में जो हम श्री लगाते हैं वो भी एक संयुक्त व्यंजन है। इसी प्रकार आप देखिए द्विविधा, द्वि जो शब्द है ये देखिए आप, कितने ऐसे शब्द हैं। द्वैत में फिर वही द्वय है, द और वह है। तो इनकी एक परंपरा है। ऐसे रे का देखिए आप, जिनके साथ रे लगता है, जब रे आधा होता है तो ऊपर लगता है, आपने देखा होगा, एक फ्लैग की तरह, झंडे की तरह लगता है ऊपर। मात्रा एक ही भी लगती है, मात्रा एक ही भी लगती है, लेकिन नहीं, रे की लगती है आपकी बाएं से दाएं की तरफ, ऊपर लगती है वो। जैसे कार्य ये के ऊपर लगेगा वो, लेकिन जब पूरा रे आएगा तब क्रय है, क के नीचे लगेगा वो। तो इस तरह हमारी संयुक्त व्यंजन की एक विशेष परंपरा है। रुक गया क्या? हाँ, इस तरह हमारे यहाँ संयुक्त व्यंजन की एक विशेष परंपरा है। जब आप इसको सीखेंगे तो बताया जाएगा आपको कि रे देखिए कैसे कैसे प्रयोग होता है। आपने देखा कि जैसे ट्रक शब्द आप लिखते हो तो ट आधा है और रे पूरा है, तो जो नीचे जो आप तिर्यक रेखा खींचते हो वो एक तो हलंत की है और एक है रे की। जैसे मैं आपको बताऊं, कागज पे लिख के बताऊं आपको कि ये देखिए आप, आ जाएगा, ये देखिए आप कि ये आपने लिखा ट और इसके लगाया आपने हलंत, और इसमें आपको रे जोड़ना पड़ेगा। तो रे जोड़ने के लिए जो जैसे आपने क्रय में जोड़ा था, ये देखिए आप, हमने आधा क है, यहां आधा क है और रे पूरा है, ये जोड़ा था हमने। तो ऐसे ट आधा है तो रे जोड़ने के लिए हम ये लगाएंगे, देखिए आप। तो ये हलंत है और ये रे का चिन्ह है, और तब हम आपके सामने लिखते हैं ट्रक। तो इस तरह जो है
हमारे संयुक्त व्यंजन की परंपरा है। ऐसे ही आप देखिए क्षत्रिय, ये देखिए क्षय, ये अलग से लिखा जा रहा है, लिपि चिन्ह अलग है। ये कैसे बनता है? ये बनता है आधा क। आधा क लिखने, कोई भी आधा व्यंजन हम लिखते हैं हलंत के साथ। आधा का मतलब होता है उसमें स्वर नहीं होता, ठीक है। और फिर उसके बाद है उसमें मूर्धन्य श, मूर्धन्य स है क्षय। इसी प्रकार हमारे त्रय है, ये देखिए आप, त्रय का तो आप समझ ही गए होंगे, आसान है, तय आधा और पूरा रे। और ऐसे ही है गे, जिसको गे बोलते हो आप, इसके बारे में बड़ा विवाद है, मैं अगले उसमें बताऊंगा आपको। इसमें जय शब्द है, जय व्यंजन है आधा, और ये पूरा है। ये देखिए आप, इस तरह हमारे ऐसे है श्रेय, ये देखिए श्रेय, ये श्रेय देखिए, और इसको आप लिखेंगे तालव्य श है आधा और इसमें है पूरा रे, ये श्रेय है। और भी आप देखेंगे तो द में देखिए आप द्वय, तो द्वय को आप क्या लिखेंगे? द आधा और प्लस स्व, ये देखिए आप, ऐसे द में ध भी होता है, ये ध, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो ध। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजनों की एक विशेष परंपरा है, तो ये किसी और भाषा में नहीं मिलेगी। तो तरीका है इनका एक बनाने का, और वो तरीका आने के बाद हम बिल्कुल भी कहीं भी चूकते नहीं हैं, और ये भाषा की उसको बढ़ाता है, समृद्धि, भाषा की समृद्धि होती है इससे, तरह तरह के शब्द इससे बनते हैं। आप देखिए क्षत्रिय शब्द आप कैसे बोलते हैं अगर क्षय नहीं होता तो, है ना। हमारे अद्वैतवाद जब बोलते हैं तो अगर द्वय शब्द नहीं होता तो हम कैसे अद्वैतवाद को कह सकते थे। तो ये सब चीजें हमारी हैं। तो एक विशेषता ये थी। अगली विशेषता है कि देवनागरी का विकास, देवनागरी लिपि का विकास भारत की लिपि से ही हुआ है। भारत की कोई एक प्राचीन लिपि रही है ब्राह्मी, प्राचीन लिपियों में से एक भारत की लिपि रही है ब्राह्मी, जो इस क्षेत्र में, इस भूभाग में विकसित हुई। उस ब्राह्मी से ही देवनागरी का विकास हुआ है, गुप्त काल से चलते हुए, और उसके बाद ये देवनागरी लिपि अस्तित्व में आई है। इसका मतलब ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ विशेषता में, ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये स्वदेशी देश में ही विकसित हुई है, इसलिए इसमें देश की अन्य भाषाओं की ध्वनियों को समाहित करने की शक्ति है। हमने बहुत सारे जो ध्वनियाँ जरूरी थी वो हमने ली हैं। जैसे आप देखिए जब टे वर्ग में आप चलते हो तो डे शब्द आता है, डे डाल, लेकिन उसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है अड़े। जैसे लड़ाई में आप लिखते हो, वो ध्वनि कहाँ से आई? वो हमारी किसी अन्य देश की किसी भाषा से आई है, चाहे वो मराठी या गुजराती से आई हो। तो ऐसे ही ढ है शब्द, जैसे ढोलक आप बोलते हो, लेकिन चढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई में जो बोलते हो ढ, वो ढ के, तो इनको लिखने का क्या तरीका है? तो देखिए हमारी जो मूल लिपि में जो शब्द हैं वो तो है ड, ये देखिए आप, लेकिन जो स्वदेशी भाषाओं से जो लिए गया जो ध्वनि है वो है अड़े, ये देखिए आप, इसको अड़े बोलते हैं। लड़ाई, अड़ाई, अड़े जो शब्द है ये जिह्वा मूर्धा पे जाके एकदम नीचे गिरेगी। ऐसे ही ढ है ढोलक, और ढ है ये पढ़ाई वाला, पढ़ना, चढ़ना, और ये ढाल, ढोलक, ये डाल, डर, इस तरह के शब्दों में प्रयोग होते हैं। तो आपने देखा होगा कि अड़े, अड़े को हम क्या बोलते हैं? जब छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अड़े खाली बोलते हैं, क्योंकि अड़े से कोई शब्द बनता नहीं है, बीच में और बाद में जरूर आ जाएगा ये, लेकिन आरंभ में कभी भी अड़े नहीं आएगा। इसी प्रकार अड़े भी पहले कभी नहीं आता, इसलिए हम अड़े को खाली, अड़े को खाली, है ना, ये को खाली बोलते हैं, हम बोलते हैं ना। और ऐसे ही कै वर्ग का जो नासिक की ध्वनि है अंग, वो भी खाली, उससे भी कोई शब्द बनता नहीं है। हाँ, न और मैं से जरूर बनते हैं, तो उनसे हम बनाते हैं न, नल और मैं, मटका। तो ये जो ध्वनियाँ हम ली हैं, ऐसे ही देखिए आप। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई केवल स्वदेशी भाषाओं को इसमें समाहित करने की शक्ति है, विदेशी भाषाओं की ध्वनियों को भी देवनागरी लिपि समाहित कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि फ जो है हमारा, फल वाला फ तो ये है, फ वाला फल तो हमारा ये है, लेकिन जब आप उर्दू के शब्द बोलेंगे, फारसी के शब्द बोलेंगे, अफगानिस्तान जैसे आप बोलेंगे, तो फिर उसके लिए आपको नई ध्वनि करनी पड़ेगी, और वो है ये नुक्ता वाली। ये देखिए नुक्ता, तो जब भी आप विदेशी ध्वनि का प्रयोग करेंगे उसमें आप नुक्ता लगा देंगे। आप इनको भी नुक्ता वाला मान सकते हैं, कह सकते हैं कि ये मूल देवनागरी लिपि के नहीं हैं, बाहर से लिए हैं, इसलिए हम इनमें नुक्ता लगा रहे हैं। तो नुक्ता लगाते ही ये पहचान मान लीजिए, एक सामान्य पहचान है कि ये किसी दूसरी भाषा की लिपि की ध्वनि है। ठीक है,
तो ऐसे फ है। ऐसे जय में आप देखिए, हमारा तो जल है, लेकिन उनका जहाज है, जहाज, जल जला, ये देखिए आप, जल जला के लिए। तो ऐसी ध्वनियाँ भी हमने ली हैं। कुछ और ध्वनियाँ शुरू में ली थी, लेकिन वो हमारी इन्हीं ध्वनियों में शामिल हो गई देवनागरी लिपि में, उनमें कोई पार्थक्य नहीं रहा, अलग नहीं रही वो। अभी यही ध्वनियाँ जो हैं अलग से हैं। इसी प्रकार देखिए आप अंग्रेजी की जो लिपि है उसमें आपने दो लिए हमने, एक तो हमारा ए है, लेकिन उनका है, इसको अब बोलने में बड़ी कठिनाई है, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं अपनाते। खासकर ये जो करियर शब्द है, करियर शब्द, ये देखिए इसमें प्रयोग होता है। ये अंग्रेजी का एक शब्द है करियर, एक होता है कैरियर, कैरी, कैरी में आई की मात्रा है, वहाँ नहीं, CARRIER जैसे लिखते हैं ना, CARRIER, ये तो है कैरियर। अगर हम इसको थोड़ा लिपि में लिखेंगे तो कैरियर, आई की मात्रा लग रही है, लेकिन जो करियर है ये है CAREER, करियर, केयर से करियर बना है, तो ये करियर। तो ये जो ए है ये इसका चिन्ह है। तो ये ध्वनि हमने ए के रूप में लिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे अंग्रेजी से आए हैं और उनमें हमें प्रयोग करना पड़ता है। एक जो कॉमन है, ये तो चलो मैंने बता दिया, कॉमन है आ, ये न तो आ है और न ओ है, इन दोनों के बीच में बोला जाता है। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हमारा हॉस्पिटल है, तो हम तो क्योंकि हिंदी भाषी है ना, तो कभी तो हॉस्पिटल बोल देते हैं, थोड़ा पूर्वी भारत की तरफ जाएंगे तो हॉस्पिटल बोल देंगे, तो न आ है न ओ है, हॉस्पिटल। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। तो ये ध्वनि भी जैसे हमने ली है, तो ये सब देवनागरी लिपि में मान्य हो चुकी हैं। तो देवनागरी लिपि की एक विशेषता ये भी हुई कि यह अन्य भाषाओं की लिपि चिन्हों को भी समाहित करने की शक्ति रखती है, इसलिए थोड़ी इसमें उदारता है, कहने का मतलब ये है। अगली जो विशेषता है वो है कि देवनागरी लिपि के जो चिन्ह हैं, लिपि चिन्ह जो हैं, ये भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। आज आप भले ही उनको अलग मान लो, लेकिन जब इनका विकास हुआ होगा तो कुछ ना कुछ जो संकेत हमारे धर्म और संस्कृति में थे, उनसे जरूर सहायता ली गई है। जैसे स्वस्तिक का चिन्ह रहा होगा, और भी ऐसे चिन्ह होंगे। जैसे कै पहले ऐसे नहीं बनता था, गोलाई वगैरह सब बाद में आई हैं, तो बनते होंगे तो ज़रूर कोई ना कोई तिरछे आड़े ये सब चीज़ें जो है हमारे धर्म और संस्कृति में चिन्ह रहे होंगे। तो इससे भी ये लगता है कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा की वाहक भी है। आज हम भले उसको प्रूव नहीं कर पाएँ, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें और जाएं पुराने चिन्हों पर और मिलान करें, जो लिपि विशेषज्ञ हैं वो इसका मिलान करें, तो उनमें बड़ी समानता आपको मिलेगी। तो एक तरह से हमारी धर्म और संस्कृति से भी यह लिपि जुड़ी हुई है। एक और जो विशेषता है इसकी वो है ज्यामितीय आकृतियाँ। आप देखिए, जब इसका विकास हो रहा होगा गुप्त काल के बाद, इसको कुटिल लिपि कहा जाता था, क्योंकि इसके अक्षरों में वक्रता है, वक्रता और ऋजुता साथ साथ है। तो ज्यामितीय आकृति, आप देखिए वैज्ञानिकता का कोई ये एक आधार थोड़ी था। वैज्ञानिक आधार ये भी है कि हमने ज्यामितीय आकृति जो निश्चित हैं, जैसे वर्ग है, आयत है, सर्किल है, त्रिभुज हैं, इन सब का देखिए इसमें समावेश। बहुत सारे अपने लिपि चिन्ह जो हैं ज्यामितीय आकृतियों से मिलते जुलते हैं, तो उनसे भी हमने सहायता ली है। इसलिए भी ये एक वैज्ञानिक है। और ज्यामितीय आकृतियों का जब सहारा लिया हमने, तो वक्रता उसमें आई। वक्रता मतलब कुछ टेढ़ी चीज़ें, कुछ गुलाई वाली चीज़ें, कुछ, और ऋजुता का मतलब है कुछ सीधी चीज़ें। जैसे आप कै देखिए, कै में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप देखिए कै, ये जो मैंने लिख रखा है कै, देखिए आप ट्रक का कै देखिए आप, ये गुलाई, ये सीधी लाइन, और ये देखिए कि एक तरह का अलग ही वक्रता है, और तब जाके कै बना है। ये पहले किसी समय में कैसे रहा होगा, ये किस समय में ऐसे रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा। ये अब ये देखिए हमारी ज्यामितीय आकृतियों से और हमारे सांस्कृतिक आकृति से मिलता जुलता रहा होगा। धीरे हमने इनको और सुंदर बना दिया। तो जितना हम इसको वक्रता और ऋजुता से जोड़ते गए, उतने ही ये लिपि चिन्ह सुंदर बनते गए। और मैं दावा करता हूं कि दुनिया की किसी और लिपि के चिन्ह इतने सुंदर नहीं है जितनी देवनागरी लिपि के चिन्ह सुंदर है। आप देखिए इनको लिखेंगे, हस्तलेखन की प्रतियोगिताएं होती थी किसी समय में, और उस सुंदर लिखाई के बलबूते पर ही नियुक्तियां भी होती थी लिखने वालों की। और ये लिपिक जो शब्द चला है, ये लिखने के कारण ही चला है। लिपिक लिखते थे, लिपि चिन्हों को लिखते थे। अब तो हालांकि टाइपराइटर और कंप्यूटर पर सब चीज़ें आ गई, अब नहीं है वो बात। लेकिन किसी समय में आप देखिए, पुराने मध्यकालीन इतिहास में देख लीजिए आप, लेखक मिलते थे अलग से,
ढूंढा जाता था उनको किसकी अच्छी लिखाई है, तो सुंदर अक्षर और ये सब चीज़ें देवनागरी लिपि के कारण संभव हो पाया था। तो ये सब विशेषताएं हैं जिनके कारण देवनागरी लिपि को हम वैज्ञानिक लिपि कहते हैं और इसको हम एक विशिष्ट लिपि कहते हैं। प्राचीनता भी इसकी मैंने सिद्ध कर ही दी है और एक तरह से संस्कृत और हिंदी का तो ये गौरव है ही। कुछ लिपि चिन्ह पहले थे वैदिक संस्कृत और फिर आगे भी वो कुछ छूट गए हैं, जैसे री का दीर्घ नहीं है हमारे, ऋषि वाला जो री है उसका दीर्घ नहीं हमारे, केवल ह्रस्व ही बचा है क्योंकि उसका कोई शब्द हमारे यहाँ प्रचलित नहीं है। तो ऐसे कुछ शब्द छूट गए हैं। ऐसे धीरे धीरे आप देखिए षटकोण वाला स जो है वो भी धीरे धीरे अब बोलने में स और स में दिक्कत हो रही है इनमें, तो उसको भी धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। तो ऐसा है कुछ, तो ये विशेषताएं थी। अगले अध्याय में, अगले व्याख्यान में हम देवनागरी लिपि की जितनी विशेषताएं हैं, कुछ इसकी कमियां भी हैं, वो कमियों की भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप अपना विशेष ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए।